बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम अगेन एक बहुत क्रूशल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ बेसिकली द सऊदी ईरान रिलेशनशिप। अगर हम सऊदी ईरान रिलेशनशिप के बैकग्राउंड को देखें तो वो बोथ कंट्रीज हैव ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर। दोनों कंट्रीज़ के अंदर कन्फ्लिक्ट है, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट भी है, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट भी है, स्ट्रेटजिक कन्फ्लिक्ट भी है, और इवन बोथ कंट्रीज़ फेसिंग कॉन्टीन्यूसली प्रॉक्सी वार इन यमन एंड सीरिया। ठीक है। और सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी बार ईरान पे क्लेम भी कर चुका है कि यमन के अंदर जो मिलिटिया है, जो ईरान बेस्ड है या जिनको ईरान सपोर्ट करता है, वो काफ़ी बार सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स के ऊपर कई बार अटैक भी कर चुका है। जिस तरह सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी थी, उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ, और इस तरह के और भी बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो हो चुके हैं, जो सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग ईरान ने किए हैं। अच्छा, इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। उससे अगर हम बाहर निकल के बात करें तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बिटवीन स्ट्रेटजिक कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया का जो माइंडसेट है वो यूएसए की तरफ है। ईरान का माइंडसेट कहीं ना कहीं चाइना से जाके टच होता है। इस तरह के कॉन्टीन्यूसली कन्फ्लिक्ट जो हैं वो चाइना, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के दरमियान है, जिसकी वजह से रीजन के अंदर भी कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिसबैलेंस चल रहा है। पाकिस्तान भी इसके ऊपर बहुत बार जो है वो इश्यूज फेस कर चुका है, क्योंकि ईरान उनका वैसे नेबर कंट्री है एंड साचा कंट्री जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, दैट वाज ईरान। कल्चरल रिलेशनशिप्स भी हैं। ठीक है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे वैसे मुसलमानों के एक सेंटिमेंट्स हैं सऊदी अरब के साथ। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान को भी फेस करने पड़े टू चूज बिटवीन सऊदीया एंड ईरान। तो नाउ एट मार्च 10 2023 दोनों कंट्रीज के दरमियान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, जिसके दरमियान करवाने वाला चाइना है। अब ये तीन कंट्रीज का ट्रायलेटरल स्टेटमेंट हुई 10 मार्च 2023 को बिटवीन अमंग चाइना, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। दैट इज द डील। अब इस डील के अंदर तीन बातों को इंश्योर करवाने की कोशिश की गई है। बेसिकली, वन, resolve the disagreement between Iran and Saudi Arabia through dialogue and diplomacy, एक इशू। सेकेंड इशू इज respect the sovereignty of the states, both states. Iran will respect the sovereignty of KSA and KSA will respect the sovereignty of Iran. Third, refrain from interfering the internal affairs of other states. बेसिकली इस स्टेटमेंट के अंदर तीन बातों को डिस्कस किया गया। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो पूरे सिनेरियो के अंदर ये स्टेक होल्डर सिर्फ तीन नहीं है। हमें तो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर स्टेक होल्डर जस्ट चाइना इज लाइक अ मेडिएटर एंड बोथ पार्टीज KSA एंड ईरान, ऐसा नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम रीजनल स्टेक होल्डर्स की बात कर लें तो सीरिया एंड यमन आल्सो स्टेक होल्डर। अगर हम स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर की बात करें तो उसके अंदर इसराइल एंड यूएसए आल्सो स्टेक होल्डर ऑफ दिस एग्रीमेंट। इन केस अगर एग्रीमेंट ये फाइनलाइज होता है, क्योंकि अभी तक इस एग्रीमेंट की कोई डिटेल नहीं दी गई कहीं पे भी कि एग्रीमेंट फाइनली किस तरह होगा, कैसे होगा, कि
कौन इसको इंश्योर, ठीक है चाइना मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो कैसे करेगा ये अभी इसकी कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई कहीं भी, ठीक है। बट ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने स्टार्ट ले लिया, इनिशिएट कर लिया कि हमने ये काम इस तरह इस एग्रीमेंट को करना है, जिससे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और सिक्योरिटी भी मिनिमाइज नहीं होगी किसी भी कंट्री की, और सोवरेनिटी भी इंश्योर होगी हर कंट्री की रीजन के अंदर। अब हम टाइम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि चाइना का इस पीस डील को करवाने का बेसिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, सऊदी अरेबिया ने क्यों हाथ बढ़ाया, ईरान क्यों इस तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट रीजन के ऊपर क्या पड़ सकता है, और यूएसए एंड इसराइल का इस एग्रीमेंट के अंदर क्या पर्सपेक्ट क्या अप्रोच हो सकती है, इसको हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चाइना की डिस्कस करते हैं। तो चाइना की बड़ी सिंपल सी एक है, क्योंकि चाइना का हमने लास्ट टॉपिक चाइना सी पैक पढ़ा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी, मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव या OBOR वन बेल्ट वन रोड के अंदर 6 प्रोजेक्ट हैं, जिनके अंदर वन इज सी पैक। उसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अफ्रीका के अंदर हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर हैं, गल्फ के अंदर हैं। अब इसके अंदर टोटल 21 अरब कंट्रीज BRI के अंडर आते हैं, और ये चाइना के लिए BRI का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी भी दे देते हैं कि चाइना जो है वो उसकी चाइना की अपनी इकॉनमी बेसिकली जो एनर्जी जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। चाइना गल्फ से अपने एनर्जी रिसोर्सेज लेता है, ईरान से भी लेता है, ठीक है। और चाइना की वो जो रूट है वो 2 रूट से आता है, वन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सेकंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलाइशिया, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस is near about India. So India is also US strategic partner, and state of Malacca is also a much hold of USA. तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए चाइना को एक सोच आई कि अगर कभी भी, क्योंकि US चाइना कन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, अगर कभी भी ये रूट बंद हो जाता है तो चाइना के लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये एक चाइना को ख्याल आया। तो चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएट ये किया, लेकिन अब चाइना को ये समझ आ गई है कि अगर गल्फ के इश्यूज ऐसे ही रहे, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज रिजॉल्व ना हुए, अगर वहाँ पे जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो 2 बड़े रीजनल कंट्रीज हैं लाइक ईरान एंड KSA, अगर उनके दरमियान हार्मनी एंड सिक्योरिटी नहीं होती तो चाइना कभी भी अपने डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर सकता। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल सेट किए, और फॉरेन पॉलिसी के गोल्स के अंदर सबसे पहला गोल उन्होंने किया कि रीजन के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया का आपस में पैच करवाया जाए, क्योंकि इस पैच से चाइना को क्या मिलेगा, चाइना सीज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन टू एसेंशियल टू अचीव इट्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। This is basically one of the prominent reason behind China brokering a deal between KSA and Iran. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेक होल्डर सऊदी अरेबिया के इस पीस डील के अंदर इतने लॉन्ग टाइम कन्फ्लिक्ट के बाद KSA क्यों चाहता है। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि जो यमन है वो बिल्कुल KSA के बॉर्डर के साथ अटैच है। आप कभी भी, ये जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इशू है कि आप कभी भी अपने साथ वाले नेबर से दुश्मनी नहीं ले सकते, वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है एज कंपेयर टू अगर आप किसी दूर के दुश्मन से जो है वो दुश्मनी मोल रहे हैं। अब यमन जो है वो KSA के बिल्कुल बॉर्डर पे है। अब यमन के अंदर जो मिलिटिया है उनको सपोर्ट करता है ईरान। डॉक्यूमेंट्री तौर पर तो ऐसा नहीं माना जाता, और कोई फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई इस बात को मानता भी नहीं है, बट जो KSA ब्लेम करता है वो यही करता है कि यमन के अंदर जो मिलिटिया है वो मिलिटिया को ईरान सपोर्ट करता है।
अब ईरान जब उनको सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से वो मिलिटिया के ऐसे के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक रिफाइनरीज लाइक अदर इकोनॉमिक, तो वो उनके ऊपर अटैक्स करते हैं डिफरेंट किस्म के। तो के ऐसे की सिक्योरिटी इज एट रिस्क, ठीक है। और उसके फिर हम आगे चलें, फर्दर भी डिस्कस करेंगे अगली चीजें, ठीक है। अच्छा, अब के ऐसे चाहता है कि उस सिक्योरिटी को उस इंश्योर करवाने के लिए, उस इनसिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए के ऐसे चाहता है कि ईरान के साथ पीस डील हो और ईरान जो है वो हमारे साथ स्ट्रेटजिक जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन है उसमें हेल्प करे। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव के आते हैं कि ईरान क्या चाहता है। देखें, आफ्टर जेसीपीओ जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, उसके बाद 2015 के अंदर ये पीस डील जो है यूएसए इस डील से निकल गया था। ये डील बेसिकली थी कि जो P5+1 कंट्रीज हैं, मतलब P5 ऐसे वो कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं वो, ठीक है। और ईरान जो है ये सारे कंट्रीज जो हैं ये ईरान की हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक हेल्प करेंगे। और उसके अगेंस्ट ईरान जो है वो अपने जितने भी उसके सॉरी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर जो आ रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उससे क्या हो जाएगा, वो उसको अबॉलिश कर देगा। अब 2015 के अंदर यूएसए खुद अंडर द डोनाल्ड ट्रंप वो जेसीपीओ से उन्होंने खुद को बैकवर्ड पे ले गए। तो जैसे ही वो बैकवर्ड पे ले गए तो ईरान ने फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 2015 के बाद यूएसए की तरफ से चाइना को आइसोलेट कर दिया गया और चाइना पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दी गई, जिसकी वजह से ईरान पे इंटरनेशनल सैंक्शन लगा दी गई, जिसकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। और उसके अलावा ऑयल की एक्सपोर्ट बंद कर दी कि कोई भी कंट्री उनसे ऑयल नहीं ले सकता, और भी इस तरह डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्सपोर्ट इनकी बंद कर दी। अब ईरान टोटली आइसोलेटेड है। अब ईरान इस तरफ आता है कि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान के साथ पीस डील करता है तो ईरान के अंदर, ईरान के लिए रीजन के अंदर इंटर होना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ईरान का बेनिफिट, ठीक है। और उसके अलावा फिर चाइना भी उनके साथ है, चाइना के साथ इकोनॉमिक उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जिसके बाद चाइना जो है वो उनको उनकी इकॉनमी बेहतर भी करेगा। और इवन चाइना ने तो ईरान के साथ जो है वो इन एनर्जी रिसोर्सेज का एग्रीमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तीसरी एक बात अगर हम इनकी मेंटेन कर लें दोनों की आपस में, तो केएसए भी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था, जो यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अगर केएसए चाइना के साथ ईरान की पीस डील कर लेता है तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा सकता है। अभी तक तो केएसए ये बात कर रहा है कि मैं न्यूक्लियर जाऊंगा दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, बट ये तो वक्त बताएगा, टाइम विल सी दैट सऊदी अरेबिया विल गो ऑन विच वे, ये तो टाइम बता सकता है, ठीक है। उसके बाद ईरान के लिए ये इन दोनों का जो है वो कॉमन बेनिफिट हो जाएगा, ईरान एंड केएसए का। अच्छा, उसके बाद अगर हम दोनों की बात हमने कर दी, मैंने आपको दोनों की बात भी क्लियर कर दी है, ठीक है, कि ये एग्रीमेंट हैज टर्म दैट कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड पीस बिटवीन द टू स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद फॉर दिस रीजन टू सम एक्सटेंट इट कुड प्ले अ रोल टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन द रीजन। अब हम देखते हैं रीजनल अप्रोच को। देखें, रीजनल अप्रोच के अंदर दो कंट्रीज तो बड़े कॉमन है, दैट इज द प्रॉक्सी वार बिटवीन सीरिया एंड यमन। सीरिया को केएस सपोर्ट करता है, यमन के अंदर जो मिलिटिया है उनको ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान strengthen their relationship they could potentially lead to more stable and secure region। अब इसी मोर स्टेबल एंड सिक्योर रीजन की वजह से चाइना ने क्या किया, अब इस के अंदर मेडिएशन का किरदार अदा किया।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द प्रॉक्सी वार जो है, जो कॉन्टिन्यूसली सीरिया और यमन के अंदर चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि सीरिया जो है, जो गल्फ के साथ कॉन्टिन्यूसली आइसोलेटेड था, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली तकरीबन कोई 12 साल से जो है वो कट ऑफ था अरब लीग से। अरब लीग 1945 में बनाई गई थी कायरो के अंदर। उसके अंदर सीरिया को आइसोलेट कर दिया गया था अंडर बशार अल असद जो है। तो 12 साल बाद जो है वो सीरिया को 7 मई को जब अरब लीग हुई थी, जिसके अंदर चाइना ने भी हिस्सा लिया था, तो उसके अंदर सीरिया को दोबारा बुलाया गया। दैट इज आल्सो अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच रिगार्डिंग रीजन। सीरिया के इकोनॉमिक बेनिफिट रिजॉल्व हो जाएंगे और उसकी वजह से भी रीजन के अंदर सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक और बात डिस्कस करते हैं। नियरली बिफोर सम टाइम KSA का डेलीगेशन जो है वो यमन गया, वहाँ की सऊदी मिलिटिया से बात करने के लिए। बट वो अभी तक मिलिटिया एंड KSA का कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सका। अब मिलिटिया का पर्सपेक्टिव ये है कि KSA जो है वो टाइम लेना चाहता है, ठीक है, खुद को प्रिपेयर करना चाहता है, क्योंकि KSA ने भी USA के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बात ये है कि एक तो आप सवाल बनता है कि एक तो KSA जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है, दूसरा KSA USA से सिक्योरिटी भी चाह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्लियर कट आंसर ये है कि चाइना ने जिस कंट्री के साथ भी रिलेशनशिप बनाया है, दैट इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन। उनका हर जगह पे कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इन सारे बेसिस के ऊपर जो है वो रिलेशन बिल्ट हुए हैं। इवन अरब लीग के अंदर, अरब लीग के साथ भी या गल्फ कॉपरेशन के साथ भी उनका यही रहा है, ठीक है। बट सिक्योरिटी के परस्पेक्ट के हिसाब से बिफोर सम टाइम, अभी करंटली तो इंडिया इज द मोस्ट वेपन इंपोर्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। बट इससे पहले जो है वो सऊदी अरेबिया था, जो सबसे ज़्यादा जो है वो जो वेपन्स वगैरह हैं उनको अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट करता है, और वो लेता जो था वो वाशिंगटन से लेता था। अब यहाँ पे हम दूसरी बात आगे ये करते हैं कि सऊदी इसराइल USA रिलेशन इसमें क्या है। देखें, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के टाइम के अंदर, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को नॉमिनेट भी किया गया था फॉर अवार्ड, पीस अवार्ड, तो उसमें नॉमिनेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने इसराइल के बहुत सारी अरब की स्टेट्स थी जिनके अंदर UAE थी, UAE था, मिस्र ने तो पहले किया हुआ है, ठीक है, कि कुछ कंट्रीज, कतर था, इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। ये एक बहुत बड़ा चला था। अच्छा, अब एट द एंड कुछ बातें चल रही थी कि KSA जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहता है ऑन द बेस ऑफ अगेन US, ठीक है। और अगर KSA जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इसराइल की जो पावर है या उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अरब के अंदर KSA इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे मुसलमान कंट्रीज के अंदर जो है सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज के अंदर सऊदी अरेबिया का शुमार होता है। अच्छा, अब यहाँ पे USA फेल हो गया। USA सबसे पहले KSA को अपनी तरफ इकोनॉमिकली अट्रैक्ट करने में फेल हो गया कि जब जो बाइडन साहब ने मई के अंदर जो है वो विजिट किया, लेकिन वो जो KSA के हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं कर सके, और KSA ने चाइना के साथ अपने पैक्ट्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद अभी अगेन पीस डील है, तो पीस डील में फिर USA जो है वो फेल हो चुका है इसके अंदर, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे इसराइल की स्ट्रेटजी जो टू आइसोलेट ईरान डिप्लोमेटिकली, वो भी यहाँ पे फेल होती नज़र आती है। ठीक है, तो इसी तरह जो यूएस इसराइल स्ट्रेटजी मिडल ईस्ट की थी, दैट इज़ नो डाउट इज़ गोइंग टू फेल स्ट्रेटजी टुवर्ड केएसए एंड ईरान। अब यहाँ पे अगर हम एट द एंड बात करें कि ये पीस डील जाएगी किस तरह, तो ये पीस डील जो है ये कॉमन सी एक बात है कि एक तो इसको टाइम बताएगा कि हम अगर इसके ऊपर बिफोर टाइम बात, अगर अभी से हम इसके ऊपर इसकी अच्छाई बुराई बयान करना शुरू करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर बात करें, तो ये बिफोर टाइम होगा। बट क्लियर सी एक बात है कि कभी भी जो ट्रेडिशनली कन्फ्लिक्ट होते हैं, लॉन्ग टाइम कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो कभी भी एक एग्रीमेंट से रिजॉल्व नहीं होते। दिस प्रोसेस हैज टेकिंग टाइम, तो ये टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये टाइम से बताएगा कि अगर इन्होंने दोनों कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ऊपर रखा, अगर इन्होंने अपने इकोनॉमी को अपने कन्फ्लिक्ट से अगर ऊपर रखा या स्ट्रेटजिक कन्फ्लिक्ट से ऊपर रखा, तो both countries will achieve their goals। बट अगर जो रीजनल कन्फ्लिक्ट है वो अगेन हावी हो गया, तो ये पहले से भी उलट हो सकता है, अगेन मोर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन के रिजल्ट के अंदर भी ये जो है वो वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि पीस डील के बाद अगर कोई कंट्री अब इस पीस डील को पूरा नहीं करता या जो गोल्स हैं उन गोल्स को पूरा नहीं करता, तो जो इंस्टेबिलिटी पहले है उससे डबल ये पुश बैक करके इंस्टेबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे केएसए एंड ईरान को क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे हम यूएस स्ट्रेटजी फेलियर के अंदर एक और बात करें कि ईरान ने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द जो है वो गल्फ के 3 कंट्रीज के साथ मिलकर एक नेवल फोर्स बना रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया को भी शामिल करना चाहता है, करेगा। ठीक है, अगर ईरान ऐसा करता है तो डिप्लोमेटिकली पॉइंट के ऊपर यूएसए अगेन फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वक्त बताएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्या है कि दोनों कंट्रीज को अपने इकोनॉमिकली बेनिफिट्स को पहले रखना चाहिए, और स्ट्रेटजिक बेनिफिट को अगर बाद में रखें तो बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे इन्हें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्लिक्ट के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। तीसरी बात यह है कि दोनों कंट्रीज जो सीरिया के अंदर केएसए एंड यमन के अंदर ईरान मिलिटिया जो है, ईरान सपोर्टेड मिलिटिया जो है, अगर उनका सीज फायर हो जाए, ठीक है, तो ये और बेहतर रिलेशनशिप्स हो जाएंगे। ठीक है, और चाइना को चाहिए कि कॉन्टीन्यूसली जो गोल्स उन्होंने रखे हैं उनके ऊपर देखता रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो ये जो हमने जितने भी देखे हैं, ये हमने पहले पहले 3 बातें डिस्कस की, दैट इज रिजॉल्व द एग्रीमेंट विद डिप्लोमेसी। ठीक है, रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि डू नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें तभी अचीव हो सकती हैं। दैट इज़ द टुडे टॉपिक। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अरब लीग के बारे में। ठीक है, तो इंशाल्लाह तब मैं आप देखिएगा, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन जो है वो आप बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।